हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है विजय क्लासेस पर। दोस्तों, हमारी क्लास चल रही थी किस पर? रासायनिक अभिक्रियाओं पर। और रासायनिक अभिक्रियाओं में हम बहुत आगे बढ़ चुके थे। आज कुछ टॉपिक बाकी रह गए किस में? रासायनिक अभिक्रियाओं में। तो दोस्तों उसे कंप्लीट करते हैं और देखते हैं आगे रासायनिक अभिक्रिया किस किस तरीके की होती है। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया मैंने कल वादा किया था कि पीछे की आप लास्ट तक देखना, हम आपको परिवर्तन के बारे में बताएंगे कि परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, वो आज हम पूरा कर रहे हैं परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, क्विक रिवीजन है परिवर्तन के बारे में, एक बार देखिएगा आप। देखिए, परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, है ना। मैंने कल बताया था, एक तो रासायनिक परिवर्तन, एक भौतिक परिवर्तन। ठीक है। रासायनिक परिवर्तन कौन सा परिवर्तन होता है? दोस्तों, वो परिवर्तन जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो अभिकारक से उत्पाद बनता है। ठीक है। जो उत्पाद वापिस ना अभिकारक ना बन पाए, यानी मैं कहूँ कि कोई पदार्थ है मेरे पास और वो रासायनिक अभिक्रिया के करने के बाद दूसरे पदार्थ में चेंज हो जाता है, जिसके रासायनिक गुण चेंज हो जाते हैं, उसके बाद में उसके रासायनिक गुण पहले वाले पदार्थ से मैच ना खाते हो, समानता ना रखते हो, तो ऐसा चेंज कौन सा चेंज होगा? वो चेंज होगा अपना रासायनिक चेंज। भौतिक चेंज कौन सा चेंज होगा? दोस्तों, ऐसा चेंज जब अभिकारक से उत्पाद बन रहा है तो उत्पाद जो है हमारे पास, वो उत्पाद अभिकारकों से मैच खाता हो, रासायनिक गुणों में समानता रखता हो। यानी मैं इस उत्पाद से, यानी जो मेरे पास उत्पाद प्राप्त हुआ है उसकी समानता और इसकी समानता भौतिक परिवर्तन के अंदर अभिकारक की समानता दोनों सेम होगी। तो उसके कुछ एग्जाम्पल है जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। उसे आप देखते हैं कौन कौन से एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। दोस्तों, एक होता है रासायनिक परिवर्तन में दहन। दोस्तों, सारे दहन, सभी प्रकार के दहन रासायनिक परिवर्तन के अंदर आएंगे, जिसमें मोमबत्ती का जलना भी शामिल होगा। दोस्तों, मोमबत्ती का जलना शामिल होता है रासायनिक परिवर्तन में, पर मोम का गलना शामिल होता है किसमें? दोस्तों, भौतिक परिवर्तन में। लोचा क्या है, समझते हैं इसके बारे में। देखिए, लोचा यह है कि मोमबत्ती हो गई। दोस्तों, मोमबत्ती जल रही है, ठीक है, यह मोमबत्ती हो गई और ये मोमबत्ती क्या हो गई? जल रही है। दोस्तों, ठीक है, ये मोमबत्ती जल रही है तो ये मोम को भी क्या कर रही है? जला रही है साथ में, और ये CO2 में चेंज हो रही है मोम। कौन सी मोम? ये मोम। ठीक है। कुछ मोम होती है जो पिघलती है, द्रवावस्था में आकर नीचे गलती है और यहाँ पर आके जमा हो जाती है, ये वाली मोम। तो ये मोम और ये वाली मोम जो मोमबत्ती में पहले थी, इन दोनों में काफी समानता होती है। ठीक है। यानी कि इस मोम से वापस से हम मोमबत्ती बना सकते हैं। तो इसलिए मोमबत्ती का जलना तो होगी रासायनिक परिवर्तन में, और मोमबत्ती का गलना होगा किसमें? भौतिक परिवर्तन के अंदर। आप समझ गए होंगे। अगर क्वेश्चन में पूछे मोमबत्ती का जलना किसके अंदर आएगा दोस्तों, तो दोस्तों आपको आंसर देना होगा कि रासायनिक परिवर्तन में आएगा। यानी कि मैंने बताया था कि दहन, दोस्तों ये दिमाग में रखना है कि दहन में जो भी होगा, दहन के अंदर जो भी शामिल होगा, जो भी जल रहा है वो आएगा किस में? रासायनिक परिवर्तन में। और जो भी गल रहा है, देखिए यहाँ पर मोमबत्ती गल रही है तो गलने के बाद में वो पिघलेगी, द्रवावस्था में आकर वापस जम जाएगी और वो मोमबत्ती आएगी भौतिक परिवर्तन में। तो मोमबत्ती का जलना तो आएगा किस में? रासायनिक परिवर्तन में। और मोमबत्ती का गलना किस में आएगा दोस्तों? वो आएगा अपने भौतिक परिवर्तन में। दोस्तों, इस तरह से आप समझ सकते हो, जैसे ये पेन है, इस पेन को मैं जला दूंगा और जलाने के बाद ये राख में परिवर्तित हो जाएगा, राख में चेंज हो जाएगा। जैसे इस डस्टर का उदाहरण लेता हूं मैं, तो इस डस्टर को मैं जला दूंगा और ये राख में चेंज हो जाएगा। ठीक है। इस डस्टर से और राख जो इकट्ठी हुई है, दोनों में समानता नहीं होगी। इस राख से वापस डस्टर नहीं बना सकता, पर मैं इस डस्टर को दो टुकड़ों में काट दूं तो ये डस्टर जो दो टुकड़ों में कटा हुआ है, दोनों टुकड़े और पहले वाले डस्टर में काफी समानता होगी। दोस्तों, इसे इस तरह से समझ सकते हो आप। इसके कुछ और एग्जाम्पल है, जैसे दहन सभी रासायनिक परिवर्तन में आएंगे। खाना जो पकता है दोस्तों, पकने के बाद जो खाना बनता है वो रासायनिक परिवर्तन में आएगा, क्योंकि उसमें जो नमक मिर्ची तेल जो डले होते हैं वो रासायनिक परिवर्तन के कारण दूसरे पदार्थ में चेंज हो जाते हैं। दूध से दही बन रही है दोस्तों, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, दूध से दही बनना। दूध से जब दही बनती है तो उसमें कुछ रासायनिक चेंजेस होते हैं। ठीक है। उसमें बैक्टीरियल चेंजेस होते हैं, बैक्टीरियल कॉलोनियास बनती है, उसके बाद में दूध से दही बनती है। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, दूध से दही बनना। दूध से दही बन जाती है तो दही से दोबारा दूध नहीं बन सकता। आपको नोटिस किया होगा, आप उस जावन लेते हो ना दही से, तो वो जावन तो किस दही से जावन ले रहे हो आप, तो वो तो भौतिक परिवर्तन में आएगा। लेकिन दूध से दही बनेगी वो किस में आएगी दोस्तों? दूध से दही बनेगी वो रासायनिक परिवर्तन में आएगी। एक और होता है लोहे पर जंग लगना। दोस्तों, लोहे पर जब जंग लग जाता है दोस्तों, तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि लोहे पर जंग लगता है तो उसमें केमिकल रिएक्शंस होती है, उसमें ऑक्सीकरण होता है किसका? लोहे का। जब भी लोहे का ऑक्सीकरण होगा दोस्तों,
तो लोहे का ऑक्सीकरण होगा तो लोहे में जंग लग जाएगी, देखा, फिर एक ऑक्साइड की परत जम जाएगी। दोस्तों इसमें इंपॉर्टेंट एक और चीज़ है, क्वेश्चन ये भी पूछा जा चुका है कि लोहे में जंग लगती है तो लोहे का वजन बढ़ता है या घटता है। दोस्तों तो क्वेश्चन ये, तो आपको आंसर देना है कि लोहे का वजन बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है लोहे का वजन जब जंग लगती है तो। दूध का फटना, दूध फटने के बाद में दोस्तों दूध अलग हो जाता है, ठीक है, पानी अलग हो जाता है उसका, और आपने देखा होगा कि फटने हुआ दूध अलग हो जाता है, उससे आप कुछ बना सकते हो, जैसे मावा बना दिया, तो वो भी रासायनिक परिवर्तन में आएगा। ठीक है दोस्तों, फलों द्वारा शराब बनना, शराब बनने के बाद दोबारा फल तो बन नहीं सकते, केमिकल रिएक्शन होगी, किण्वन क्रिया होगी, किण्वन क्रिया के कारण क्या होगा? किण्वन क्रिया के कारण फलों से शराब बन जाएगी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। भोज्य पदार्थ का शरीर में ऑक्सीकरण होता है दोस्तों, तो वो भी कौन सी क्रिया होगी? रासायनिक परिवर्तन में होगी। फलों का पकना भी रासायनिक परिवर्तन होगा। भौतिक परिवर्तन में पानी का बर्फ बन जाना, पानी से बर्फ बन रही है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, यह बहुत बार पूछा जा चुका है। पानी का बर्फ बनती है, पानी पानी जब भी बर्फ बन रही है दोस्तों तो बर्फ से वापस पानी बन सकती है, ठीक है। तो भौतिक परिवर्तन तो हो रहा है इसमें, रासायनिक परिवर्तन भी हो रहा है, पर वापस से बर्फ से पानी बन सकती है, ठीक है। तो ये भौतिक परिवर्तन में आएगा। नमक का पानी में घुलना, ठीक है, नमक पानी के अंदर घुल जाता है, इसे गर्म करेंगे आप, उद्रपातन होगा, पानी बाहर उड़ के निकल जाएगा और वापस नमक मिल जाएगा, तो नमक वापस मिल रहा है आपको, तो भौतिक परिवर्तन हो रहा है। मोम का गलना मैंने बता ही दिया। उद्रपातन, जो पानी उड़ रहा है उसे स्टोर कर लीजिए आप, ठीक है। पानी चेंज हो रहा है किस फॉर्म में? गैसीय फॉर्म में चेंज हो रहा है पानी, जो द्रव में फॉर्म था जो गैस में चेंज हो रहा है, पानी उड़ रहा है दोस्तों, उड़े हुए पानी को आप रोक लीजिए और उसे वापस बना दीजिए द्रव अवस्था में, ठीक है। तो वो होगा कौन सा चेंज? उद्रपातन चेंज होगा आपका दोस्तों भौतिक परिवर्तन में, यानी उद्रपातन में जो भी चीज आएगी वो ज्यादातर भौतिक परिवर्तन में आएगी। सेब का काटना भी किस में आएगा दोस्तों? भौतिक परिवर्तन में आएगा। पर दोस्तों सेब पर अगर परत जम जाए किसकी? काली काली, तो वो किस में आएगी दोस्तों? वो आएगी अपनी रासायनिक परिवर्तन के अंदर दोस्तों, ठीक है। दोस्तों इसके स्क्रीनशॉट लीजिएगा और मैं साइड में हो रहा हूं और आगे बढ़ते हैं अपन नए टॉपिक की ओर। दोस्तों मैंने कल थोड़ा मोटा माटी तरीके से एक चीज के बारे में बताया था, यानी ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में, ठीक है, यानी रिडक्शंस और ऑक्सीडेशन के बारे में। ठीक है, ऑक्सीकरण और उपचयन, ऑक्सीकरण या और उपचयन, ठीक है। इंग्लिश में बोले तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। दोस्तों क्या भला है ऑक्सीकरण और रिडक्शन, यानी ऑक्सीकरण और अपचयन, तो इसके बारे में समझते हैं। दोस्तों एक चीज आपने नोटिस की होगी कि लोहे पर जंग लग जाती है, ठीक है, या आपने ये नोटिस किया होगा कि अपने खाद्य पदार्थ होते हैं वो खराब हो जाते हैं, अचार पर फफूंदी लग जाती है, ठीक है। तो ये सब क्रियाएं किस में आती है? वो ऑक्सीकरण के अंदर ही आती है। मैं मोटा माटी रूप से, ये सबको पता होगा ऑक्सीकरण और अपचयन क्या होगा दोनों। ये दोस्तों ये चीज ध्यान रखना, पहले ही मैं बताता हूँ ऑक्सीकरण के बारे में। ऑक्सीकरण होता क्या है दोस्तों, फिर अपन चलते हैं अपकरण के बारे में या ऑक्सीडेशन। दोस्तों ऑक्सीकरण क्या होता है दोस्तों, यानी मैं सिंपल सी बात बताना चाहूँ, एक बार में समझाना चाहूँ या एक शब्द में बोलना चाहूँ, ऑक्सीडेशन क्या होता है, क्या होता है दोस्तों, ये काफी कंफ्यूजन करता है। ऑक्सीकरण, देखिए ऑक्सीकरण 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 यानी ऑक्सीजन आ रहा है, ठीक है, जिस अभिक्रिया में, जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ती है वो कहलाती है ऑक्सीकरण, या जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन की अधिकता होती है वो कहलाती है ऑक्सीकरण। मैं इसे उल्टे तौर पे बोल दूं तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन हटती है तो वो होता है ऑक्सीकरण। दोस्तों जिस अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन्स की हानि होती है वो होता है ऑक्सीकरण।
ठीक है, तो देखते हैं ऑक्सीकरण होता क्या है दोस्तों। ऑक्सीजन की अधिकता ऑक्सीकरण कहलाएगी। दोस्तों एक और चीज नोट कीजिएगा ऑक्सीकरण के बारे में, ऑक्सीजन की अधिकता ऑक्सीकरण कहलाएगी या ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाएगी। ठीक है, इसे बोल दूं हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण कहलाएगा। ये सब रासायनिक अभिक्रियाओं के अंदर होगा दोस्तों। ठीक है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण कहलाएगा दोस्तों। या मैं बोल दूं इलेक्ट्रॉन्स की हानि, यानी जिस रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन्स की हानि होती है वो ऑक्सीकरण कहलाता है। इसके विपरीत देखिए, नोट कीजिए इसके विपरीत क्या होगा दोस्तों। इसके विपरीत है एक अभिक्रिया। ठीक है, इसके विपरीत आएगी एक और चीज जिसे बोल देंगे अपन उपचयन या रिडक्शन। दोस्तों उपचयन रिडक्शन क्या होता है, इसका उल्टा कर दूंगा मैं, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाए या जिसमें ऑक्सीजन, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन क्या हो, ऑक्सीजन हट जाए, ऑक्सीजन का अणु हट जाए, वो कहलाएगी रिडक्शन कहलाएगी दोस्तों। एक होती है इसके उल्टा हाइड्रोजन का इसमें जुड़ रहा है, इसमें हट रहा है, इसमें जुड़ना है हाइड्रोजन का। या इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की हानि होती है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता होगी, वो कहलाएगी दोस्तों, वो कहलाता है अपना उपचयन। दोस्तों एक चीज और नोट करना, ये दोनों अभिक्रियाओं को सम्मिलित रूप पे, यानी जिसमें ऑक्सीकरण भी होता है उसमें उपचयन भी हो जाए, उसे कह देंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया यानी जिस अभिक्रियाओं में ऑक्सीकरण व उपचयन यानी रिडक्शंस और ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों आती हो, उसे रेडॉक्स अभिक्रियाओं के अंदर शामिल करते हैं। इसके अलावा दोस्तों अब एग्जांपल्स लेते हैं कि ऑक्सीकरण का एग्जांपल लूं तो देखिए दोस्तों, एक होता है जिंक ऑक्साइड होता है दोस्तों। जिंक ऑक्साइड को जब जलाते हैं तो वो बन जाता है जिंक, बाहर और ऑक्सीजन निकल जाती है। ठीक है, जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाती है। देखिए दोस्तों इसके अंदर हो क्या रहा है, इसमें ऑक्सीजन का अणु था दोस्तों। इसमें गौर करने वाली बात यह है कि इसमें ऑक्सीजन का अणु था दोस्तों। ये ऑक्सीजन का अणु हट गया और हटने के बाद में क्या होगा, ये कार्बन के साथ आके जुड़ गया। तो कार्बन यानी कार्बन का तो हो रहा है यहाँ पर ऑक्सीकरण, कार्बन का हो रहा है यहाँ पर ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन। और देखो, और जिंक के साथ क्या हट रही है दोस्तों, जिंक के साथ हट रहा है ऑक्सीजन। तो मैंने बताया कि ऑक्सीजन की अधिकता, ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है, उपचयन या रिडक्शन कहलाता है। तो रिडक्शन कहलाएगा जिंक ऑक्साइड। देखिए दोस्तों इसके फेमस उदाहरणों में देखिए, उपचयन की बात करें तो उपचयन में इंपॉर्टेंट लिख देना। और क्यों इंपॉर्टेंट लिख देना दोस्तों, तो मैं आप ऑक्साइड का एग्जांपल लेते हैं जो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है। ठीक है, अब इसमें देखो दोस्तों, गौर करने वाली बात यह है कि देखिए कॉपर तो रह जाता है सिंगल और H2O हो जाता है। तो इसमें गौर करेंगे दोस्तों, तो इसमें देखिए कॉपर का तो क्या हो रहा है, कॉपर से ऑक्सीजन हट रही है, कॉपर सिंगल हो गया। तो देखिए ये देखिए आप, कॉपर का क्या हो रहा है दोस्तों, कॉपर का तो हो रहा है अपना ऑक्सीजन हट रही है, तो हो जा रहा है उपचयन या रिडक्शन। ठीक है, और देखो हाइड्रोजन के क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का हो रहा है अपचयन, सॉरी हाँ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। ठीक है दोस्तों, इन दोनों सम्मिलित अभिक्रियाओं को एक बार आप गौर करोगे तो देखिए ये दोनों अभिक्रियाओं रही, इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और उपचयन भी हो रहा है। इन दोनों अभिक्रियाओं में देखिए ऑक्सीकरण भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। तो दोस्तों इन दोनों ही अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, ये दोनों ही अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रियाओं भी कहलाएगी। ये नोट कर लीजिएगा दोस्तों, रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहलाएगी। इसे नोट कीजिएगा, मैं साइड में हो रहा हूं दोस्तों मैं नोट कर लिया होगा आपने। अब देखिए मैं इसे मिटा रहा हूं और आपको बताऊंगा कि देखिए ऑक्सीडेशन का दैनिक जीवन में खूब सारे आपको एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। ठीक है,
ऑक्सीकरण का आपको दैनिक जीवन में खूब सारे एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। वो क्या क्या हो सकते हैं दोस्तों? आपने लोहे पर जंग लगना देखा होगा, या आपने चांदी पर काली परत जमना देखा होगा, या आपने देखा होगा कॉपर पर एक परत जम जाती है हरी हरी सी, तो उस परत को देखा होगा। ये सब एग्जाम्पल है ऑक्सीडेशन के, ठीक है। या आपने देखा होगा दोस्तों अचार पर क्या लग जाती है, कांजी आ जाती है, उसमें बदबू आने लग जाती है, खाद्य पदार्थ चेंज हो जाते हैं। ये सब एग्जाम्पल्स किसके हैं? ऑक्सीकरण के हैं। या आपने देखा होगा, आपने चिप्स का पैकेट लाए होंगे तो उसमें देखा होगा उसमें कभी कभी बदबू आने लग जाती है, क्यों आती है वो भी बताएंगे आपको। देखिए देखिए ऑक्सीकरण का दैनिक जीवन में, ऑक्सीकरण दैनिक जीवन में क्या क्या रोल अदा करती है दोस्तों? लोहे पर जंग लगना, पहला लोहे पर जंग लगना, या मैं बोल दूं लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? ऑक्सीकरण का उदाहरण है। या मैं बोल दूं कि चांदी पर काली परत आना, या मैं बोल दूं दोस्तों चांदी पर काली परत आना, या बोल दूं तांबे पर हरी परत आना। ये सभी दोस्तों किसके एग्जाम्पल है? ऑक्सीकरण का एग्जाम्पल है दोस्तों। एक ही लोहे पर जंग देखने का अपन देखते हैं कि आयरन होता है दोस्तों, आयरन पर क्या होगा दोस्तों? ऑक्सीकरण होगा। आयरन का ऑक्सीकरण होने से क्या होता है दोस्तों? ये हो गया आयरन, ये हो गया ऑक्सीजन। दोस्तों इस पर जंग लगेगी तो कौन सा पदार्थ बनेगा दोस्तों? 2Fe2O3, यानी दोस्तों यहाँ पर 3 आएगा दोस्तों। या ये आपको उसको देखना है केमिकल रिएक्शन सही है नहीं है। तो इसे बोलते हैं कौन सा? फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड। यानी दोस्तों लोहे पर जंग लगना, ये लोहे पर जंग लगने का एग्जाम्पल, लोहे पर जंग लगने का एग्जाम्पल है 4Fe। आयरन देखिए, आयरन है, आयरन भी का ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है आयरन के साथ आके और फेरिक ऑक्साइड बना रहा है। ये फेरिक ऑक्साइड क्या होती है? भूरे कलर की परत सी होती है। देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन और पूछा जाता है एग्जाम्पल में लोहे पर जंग लगना, तो एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, स्टार लगा लीजिए, कि लोहे पर जंग लगता है, लोहे पर जंग लगता है तो क्या होता है दोस्तों कि लोहे का वजन बढ़ता है या घटता है? तो आपको आंसर देना है कि लोहे पर जंग लगता है, लोहे का वजन बढ़ जाता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन भी ये भी पूछा जाता है लोहे पर जंग लगना, और ये केमिकल रिएक्शंस भी पूछी जाती है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों एक और एग्जांपल देखे हो गया आपने विकृत गंधि का। यहां पर चलते हैं विकृत गंधि का, रैन डेंसिटी के नाम से भी जानते हैं, रैन डेंसिटी, जिसे रैन डेंसिटी के नाम से भी अपन जानते हैं। अब देखिए विकृत गंधि का दोस्तों होती क्या है? दोस्तों आपने खाद्य पदार्थ देखे होंगे, ठीक है, जिसका खाद्य पदार्थ आपने देखे होंगे, खाद्य पदार्थ देखे कि आपने खाए भी होंगे, पर खाद्य पदार्थ काफी दिनों तक जब पड़े होते हैं तो उसमें है ना बदबू आने लग जाती है, या उनका बदबू आती है और उनका स्वाद भी चेंज हो जाता है। क्यों होता है ये दोस्तों? क्योंकि उन खाद्य पदार्थ का हो जाता है ऑक्सीकरण, जिससे उसके रासायनिक गुण चेंज हो जाते हैं, क्योंकि ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, इसके कारण खाद्य पदार्थ खराब होते हैं। ठीक है, तो यही विकृत गंधि क्या है? तो विकृत गंधि का ये बोलूं मैं साफ शब्दों में कि खाद्य पदार्थ का लंबे समय तक, खाद्य पदार्थ जब लंबे समय तक पड़े रहते हैं, जब लंबे तक रहते हैं तो उनका ऑक्सीकरण
ऑक्सीडेशन हो जाने के कारण, ऑक्सीडेशन हो जाने के कारण क्या होता है दोस्तों, उनका स्वाद चेंज हो जाता है, उनका स्वाद व गंध चेंज हो जाती है। जिसे क्या बोलते हैं दोस्तों, जिसे विकृत गंधिका बोलते हैं, विकृत गंधिका कहते हैं। दोस्तों विकृत गंधिका आपने देख ली और एग्जाम्पल आपने देख लिए होंगे दोस्तों, विकृत गंधिका किसे कहते हैं। दोस्तों देखिए, विकृत गंधिका के एग्जाम्पल्स की मैं बात करूं तो सबसे पहला एग्जाम्पल मैं बताऊंगा आपको। तो आपने जब अचार, आपने जो खाद्य पदार्थ में मम्मी अचार बनाती है उसमें खाद फफूंदियाँ लग जाती है, ठीक है। तो उसको क्या करती है मम्मी, अचार बनाने के बाद में अचार को रख देती है एक कंटेनर के अंदर, ठीक है, कंटेनर के अंदर रख देती है। दोस्तों इसमें यह भी लिख दीजिएगा कि वसा व तेल का ऑक्सीकरण होने का, ठीक है। तो उसे बंद किस में रखती है, बंद कंटेनर में रखती है जिसमें हवा ना हो, जिसे वायु रोधी कंटेनर भी बोलते हैं या एयर टाइट कंटेनर के नाम से भी अपन जानते हैं, उसमें डालती है। क्यों डालती है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन यानी वायु का प्रवेश बंद कम हो जाता है, जिससे क्या होता है वो लंबे समय तक चलता है। तो पहला एग्जाम्पल कौन सा होगा दोस्तों, खाद्य पदार्थ को वायु रोधी कंटेनर में रखना, जिससे क्या होगा ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी वहां तक और खाद्य पदार्थ लंबे चल जाएंगे। दोस्तों एक और एग्जांपल दूं तो देखिए, आपने चिप्स को देखा होगा, थैलिया में जो चिप्स आती है फूली फूली सी होती है, उसमें क्या होता है नाइट्रोजन गैस भरी होती है। नाइट्रोजन गैस क्यों भरते हैं दोस्तों, उसमें ऑक्सीजन को निकाल के नाइट्रोजन भर दी जाती है। क्यों, ऑक्सीजन होगी तो वो क्या करेगी, चिप्स तेलीय पदार्थ होते हैं उसमें उसका ऑक्सीकरण कर देगी और उसमें बदबू आने लग जाएगी। तो इसलिए क्या करते हैं दोस्तों, इसलिए क्या करते हैं उसमें नाइट्रोजन डाल देते हैं जिससे वो बहुत लंबे समय तक चलती है। तो चिप्स सॉरी मैं ऐसे लिख देता हूं कि खाद्य पदार्थ के पैकेटों में नाइट्रोजन का भर देना, ठीक है, नाइट्रोजन भर देते हैं वो खाद्य पदार्थ के उसमें। दोस्तों तीसरा एग्जाम्पल मैं लेना चाहूँगा। देखिए आपने कॉपी किताब देखी होंगी, कॉपी किताब काफ़ी दिनों के बाद में पढ़ी रहती है तो वो उसके पेज पीले पड़ जाते हैं। वो क्यों पड़ते हैं दोस्तों, क्योंकि उसमें होता है पेजों में क्या होता है सेलुलोज का ऑक्सीकरण हो जाता है और वो पीला पड़ जाता है, ठीक है। तो कागज के पेजों का पीला पड़ जाना विकृत गंधिका के उदाहरण है और ये पूरे ही इम्पोर्टेंट है। आप इन तीनों को नोट कर लीजिएगा। लोहे पर जंग लगना भी इम्पोर्टेंट है, इसे भी नोट कर लीजिएगा आप। मैं साइड में हो रहा हूँ दोस्तों इसके बाद में अपन चलते हैं, एक लास्ट अपनी हो रह गई अभिक्रिया। एक तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है और एक ऊष्माशोषीय अभिक्रिया होती है। दो प्रकार की अभिक्रिया होती है दोस्तों, है ना। एक ऊष्माशोषीय अभिक्रिया और एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, उसके ओर चलते हैं। ऊष्माशोषीय और ऊष्माक्षेपी, पहले ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया चलते हैं। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया दोस्तों कौन सी होती है, जिसे इसे इंग्लिश में बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस भी बोलते हैं ऊष्माक्षेपीय अभिक्रियाओं को।
देखिए ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया दोस्तों होती क्या है, देखिए सिंपल सी बात करूं मैं तो वो अभिक्रिया है जिसमें उत्पाद के साथ साथ क्या बनती हो, उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी रिलीज होती हो, उसे ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जो अब देखिए मैं लिखता भी हूं उसे, वह अभिक्रिया जिसमें क्या होती हो दोस्तों, वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी रिलीज होती हो। ठीक है, ऊष्मा भी रिलीज होती हो। एग्जाम्पल्स पूछे जा सकते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल्स में लूँ तो मीथेन गैस होती है जिसे प्राकृतिक गैस भी होते हैं। इस मीथेन गैस क्या होगी दोस्तों, मीथेन गैस को जब जला देते हैं दोस्तों इस मीथेन गैस को जब जला देते हैं तो दोस्तों क्या बनता है, अपना CO2 बनेगा और पानी बन जाएगा। ठीक है, तो ये पहली अभिक्रिया होगी और ऊर्जा की उत्सर्जन भी हो जाएगा, ऊर्जा रिलीज होगी इसमें। ठीक है, इसमें ऊर्जा भी रिलीज होगी। दोस्तों इस समीकरण को संतुलित करके देखते हैं। देखिए हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर 4 है, तो हाइड्रोजन को यहाँ पर 2 कर देंगे। ऑक्सीजन के अणु कितने होंगे दोस्तों, ऑक्सीजन के अणु कितने हैं 2, और ये 2 4, तो यहाँ पर अपन 2 कर देंगे, तो ये ऑक्सीजन, तो ये हो गई मीथेन गैस। मीथेन गैस को बोलते हैं अपन कौन सी गैस, प्राकृतिक गैस के नाम से जानते हैं। मीथेन गैस को प्राकृतिक गैस के नाम से जानते हैं। तो यानी मीथेन गैस को जब अपन जलाते हैं तो अपने CO2 और पानी बनता है और ऊर्जा रिलीज होती है। पहला एग्जाम्पल हो गया दोस्तों। दूसरा एग्जाम्पल कौन सा होगा दोस्तों दूसरा ऊष्मा क्षेपी यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का मैं एग्जाम्पल लूँ तो देखिए श्वसन के अंदर जो श्वसन होता है वो आती है किसमें, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रियाओं के अंदर आती है। यानी श्वसन करूंगा मैं 6 से 12 और 6 यानी शंकरा का श्वसन कर दूंगा। श्वसन का मतलब अब इसका श्वसन करेंगे दोस्तों, तो इसका श्वसन अपन कर देंगे तो इसका ऑक्सीकरण करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें भी क्या होगी, ऊर्जा रिलीज होगी और अपन की एक अभिक्रिया बन जाएगी। कौन सी, अपन के प्रोडक्ट बनेंगे CO2 प्लस H2O6। ठीक है, तो देखिए ये कौन शंकरा हो गई अपनी, और ये ऑक्सीजन तो है ही। ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और ये पानी का अणु बनता है। ठीक है, सिंपल सी है। और देखिए इसमें देखते हैं कि ये अभिक्रिया यानी रासायनिक समीकरण संतुलित है या नहीं है, ये भी देखते हैं। तो 6 कार्बन है, यहाँ पर भी 6 कार्बन है। ठीक है, यहाँ पर कितने होंगे 12 तो ऑक्सीजन के अणु होंगे और 6 यानी 18 ऑक्सीजन के अणु हैं टोटल। तो देखिए 12 और 6 18 ऑक्सीजन के अणु है, यहाँ पर भी 12 हाइड्रोजन के अणु है और 12 ही हाइड्रोजन के अणु है। दोस्तों ये रासायनिक समीकरण हो गया, सिंपल है। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पर 4 लगा दूंगा तो ये असंतुलित हो जाएगा। दोस्तों एनटीपीसी में डायरेक्ट पूछा जाता है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। मैं इसलिए इसे बार बार बता रहा हूँ, मैं कुछ गलती भी कर दूँ तो आप इसे मैं बाद में सही कर दूंगा। ठीक है, पर यह सही है, इस समय 6 आएगा। क्यों, देखिए आपको अगर नहीं बैठ रहा हो ये संख्या कैसे इसे सही करेंगे समीकरण को, तो इसे मिटाइए। देखिए आप इसकी नीचे लाइन खींचिए, पेपर में जब क्वेश्चन आएगा उसके नीचे लाइन खींच देना आप। तो कार्बन कितने होंगे 6 अणु कार्बन के, और हाइड्रोजन के 12 अणु होंगे, और ऑक्सीजन के यहाँ पर 6 अणु है, यहाँ पर 12 अणु है। तो ऑक्सीजन के कितने अणु होंगे टोटल, प्लस में करूंगा तो 18 अणु हो गए टोटल। अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने अणु है, 6 अणु हो गए ऑक्सीजन के। तो यहाँ पर 6 6 12 12 प्लस यानी 18 अणु हो गए। तो यानी कि ऑक्सीजन तो यहाँ पर सही है। कार्बन की भी देखूंगा तो कार्बन भी 6 है, यहाँ पर भी 6 है। ठीक है, जब भी दोस्तों एक चीज और देखिए, जब भी इसके आगे में जो भी संख्या लिखता हूं तो वो पूरे डिनोट करेगी, पूरे इसको यानी पूरे समीकरण को डिनोट करेगी। यहाँ पर मैं 6 लिखूंगा ना दोस्तों तो ये पूरे समीकरण को डिनोट करेगी। यहाँ पर 6 में 12 तो कार्बन के अणु हो गए, और यहाँ पर 12 बार 24 बार 36 बार 44 बार 60 बार चिकड़ी 72 हाइड्रोजन के अणु हो गए, और बार चिकड़ी 36 कितने ऑक्सीजन के अणु हो गए। तो यहाँ पर मैं जब भी लगाऊंगा कोई भी संख्या में बढ़ाऊंगा तो इसका मतलब है ये पूरे समीकरण में ही 6 किसके अणु हैं, कार्बन के, हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के अणु है। जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन के अणु के, यहाँ पर 2 लगा रहा हूँ। देखिए नीचे जब भी लगाई जाती है जो भी संख्या, वो जो भी डिजिट नीचे लगती है किसी तत्व के नीचे, तो वो डिनोट करती है केवल सिंगल उसी ही तत्व को। जैसे हाइड्रोजन के नीचे लग रहा है 12, तो ये 12 डिनोट कर रहा है केवल हाइड्रोजन को ही। ये चीज़ समझने की होती है दोस्तों। अगर दोस्तों ये देखिए कैल्शियम
हाइड्रोक्साइड की मैं बात करूं तो यहाँ पर 2 लग रहा है दोस्तों। तो ये देखिए दोनों ऑक्सीजन के भी यहाँ पर 2 अणु है, हाइड्रोजन के भी यहाँ पर 2 अणु है, पर यहाँ पर कैल्शियम के 2 अणु नहीं है दोस्तों। मैं यहाँ पर 2 लगा दूं तो यहाँ पर कैल्शियम के 2 अणु हो जाएंगे, ऑक्सीजन के कितने अणु होंगे, 2 अणु 4, और हाइड्रोजन के भी 4 अणु हो जाएंगे। इस चीज को नोट कर लेना, ठीक है। डायरेक्ट पूछा जाता है कंकाली समीकरण को संतुलित कीजिए, तो यहाँ से आप संतुलित कर सकते हो। क्वेश्चन दोस्तों ये भी पूछा जा सकता है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है, श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है या ऊष्माशोषी अभिक्रिया है दोस्तों। तो डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी, तो आपको ऊष्माक्षेपी करना है। ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा जा चुका है एग्जाम्स में, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। कौन सा, ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी। प्राकृतिक गैस के बारे में पूछा सकता है कि अगर मीथेन को जला दे तो कौन सी गैस रिलीज होगी दोस्तों। देखिए क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि अगर मीथेन को मैं जलाऊंगा, ठीक है, तो क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे। तो CO2 और पानी का 2 अणु बन रहे हैं, ऊर्जा रिलीज हो रही है। देखिए दोस्तों जब भी जलाने की बात होती है तो ऑक्सीजन को ही क्यों बीच में लेते हैं, क्योंकि वो जलाने के लिए किसी भी कार्बन को जला रहे हो आप, किसी भी प्रोडक्ट को जला रहे हो, किसी भी पदार्थ को जला रहे हो, तो उसमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है जहां पर, इसलिए ऑक्सीजन आता है, ठीक है दोस्तों। तो ये इसलिए ऑक्सीजन आता है हमेशा कि मैं किसी को जला रहा हूं तो दहन हो रहा है, दहन जब ही पूरा होगा जब ऑक्सीजन गैस उपस्थित होगी, इसलिए ऑक्सीजन गैस यहाँ पर रहती है, ठीक है। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो गई जिसे एक्सोथर्मिक अभिक्रिया कहते हैं। एंडोथर्मिक अभिक्रिया की ओर चलते हैं, इसे मिटा रहा हूं मैं। एंडोथर्मिक रिएक्शंस, दोस्तों जैसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होती है, अपने ऊर्जा रिलीज होती है, उसी तरह ऊष्माशोषी अभिक्रिया में ऊष्मा का शोषण होता है, नाम से ही पता चल रहा है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ठीक है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया या एंडोथर्मिक रिएक्शन भी बोलते हैं इसे, एंडोथर्मिक रिएक्शंस के नाम से भी अपन जानते हैं। दोस्तों सिंपल सी बात है, उसमें क्या हो रही है, ऊष्मा रिलीज हो रही है, ठीक है। श्वसन में क्या होता है, एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी क्या है, ऊर्जा की इकाई है दोस्तों। तो जब भी ऊर्जा बन रही है, एटीपी बन रही है श्वसन में, तो वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ठीक है। एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात करेंगे तो वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाएगी। ये सिंपल सा वर्ड है, ये याद कर लेना बस, ठीक है। कौन सी अभिक्रिया, कैसे, प्रकाश संश्लेषण का नाम सुना होगा दोस्तों आपने, प्रकाश संश्लेषण। दोस्तों क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, जैसे श्वसन, क्वेश्चन डायरेक्ट ये भी पूछा जाता है दोस्तों कि प्रकाश, जब श्वसन आपके यहाँ ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो गई तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया कौन सी हो गई, तो प्रकाश संश्लेषण कौन सी अभिक्रिया है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। देखिए दोस्तों गौर की जगह प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, यानी कि प्रकाश पड़ रहा है किसी के ऊपर, पत्तियों के ऊपर, तो पत्तियां क्या करेगी, प्रकाश को अवशोषण करती है। तो अवशोषण हो रही है क्या, ऊर्जा का, तो ऐसे याद रख लेना आपको, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश आ रहा है, प्रकाश का शोषण हो रहा है पत्तियों के द्वारा, ठीक है। तो देखिए प्रकाश का शोषण हो रहा है, तो देखिए पेड़ क्या लेते हैं, पेड़ लेते हैं CO2 अंदर, और जड़ें क्या लेती है, पानी, तो दोनों मिलेंगे, ठीक है। दोनों के मिलने के बाद में किसका निर्माण होता है, संकरा का निर्माण होता है, एक अणु संकरा का निर्माण होता है और ऑक्सीजन रिलीज होती है दोस्तों। देखिए दोस्तों यहाँ पर एक चीज आपको इसको बताइए कि यह समीकरण संतुलित है या नहीं है। दोस्तों ये समीकरण संतुलित नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन की संख्या 6 है, यहाँ कार्बन की संख्या 1 है, तो यहाँ पर मैं 6 लगा दूंगा, और ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पर तो देखिए 12 हो गई, यहाँ पर 1 ही है तो 12 तो नहीं है, यहाँ पर कितने ऑक्सीजन हो गए दोस्तों, 18 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर मैं 6 लगा दूंगा। तो दोस्तों ये समीकरण संतुलित हो गया। यहाँ पर प्रकाश का उपस्थिति में हो रही है, प्रकाश की उपस्थिति में यह क्रिया कंप्लीट होती है, इसलिए बोला जाता है कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है, प्रकाश अपने ऊष्माशोषी अभिक्रिया है या एंडोथर्मिक रिएक्शंस के अंदर ये आती है आपके पास, ठीक है दोस्तों। दोस्तों एक चीज और आप नोट कीजिएगा दोस्तों, देखिए एक क्वेश्चन यह पूछा आता है कि अपने पेड़ पौधे CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं,
दोस्तों जब वो श्वसन करते हैं तो वो लेते ऑक्सीजन ही है, ऑक्सीजन ही लेते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, लेकिन वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, जब भोजन बनाते हैं तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस में होती है? CO2 की उपस्थिति में होती है। तो ऐसे पूछ जाए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस में होती है, तो वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं करना, आपको CO2 करना है। लेकिन श्वसन किस में करते हैं? श्वसन तो वो ऑक्सीजन के साथ ही करते हैं दोस्तों। दोस्तों ये अपनी रासायनिक अभिक्रिया जिसे केमिकल रिएक्शंस भी बोलते हैं वो आज कंप्लीट होता है। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले दिन। तो अलविदा चाहूँगा आप सभी से, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है हमें। जय हिंद, जय भारत।